Hello students. Today we will start the remaining part of chapter The Rise of Nationalism in Europe. बेटा हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर को और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द एज ऑफ द रिवोल्यूशन 1813 1848। देखिए बेटा ये वो टाइम पीरियड था लगभग 18 ईयर्स का जिसमें बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन पूरे यूरोप में होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता होगा 1815 की डेट जिसमें वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को हरा दिया जाता है और फिर से एक ट्रीटी होती है द ट्रीटी ऑफ वियना। उस ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू क्या होता है कि जितने भी प्रदेश जिनको नेपोलियन ने जीता था बेटा वो सब वापस कर दिए जाते हैं और फिर से मोनार्की सिस्टम पूरी यूरोप में लगभग स्टार्ट कर दिया जाता है। अब इस मोनार्की के थ्रू क्या होता है कि राजा फिर से उसी तरह रहना चाहते हैं जैसे पुराने समय रहते हैं, मीन्स जनता का शोषण करना किसी भी तरीके से। तो होता क्या है कि लोग फिर विरोध करने लगते हैं और फिर उसी टाइम पर क्या होता है बेटा, पॉपुलेशन भी ग्रो करती है, कहीं ना कहीं हंगरशिप भी स्टार्ट हो जाती है। तो हंगरशिप स्टार्ट होने की वजह से लोगों को भोजन नहीं मिल पाता है और फिर वो जनता क्या करती है बेटा, विद्रोह कर देती है किंग्स के खिलाफ। तो एक लंबे समय तक विद्रोह चलता है। आइए हम लोग वन बाय वन करके समझते हैं इसको। देखिए बेटा जो फर्स्ट स्टार्ट होता है तो वो स्टार्ट होता है बेटा फ्रांस से। अब आप फ्रांस में देख सकते हैं कि 1830 में क्या हुआ, जो बर्बन किंग्स रिस्टोर पावर में थे बेटा, कंजर्वेटिव मीन्स यहाँ पर बताने की कोशिश की गई कि 1850 में जो बर्बन डायनेस्टी फिर से पावर में आई थी, है ना, तो उनके खिलाफ लोगों ने विद्रोह कर दिया। और उस समय वहाँ के राजा थे लुइस फिलिप फ्रांस के। और इसी समय मैटरनिक कहता है कि व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड, जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरा यूरोप को जुकाम हो जाता है। इनका कहने मतलब यहाँ पर ये था कि अगर फ्रांस में थोड़ी सी भी हलचल होती है तो उसका जो इफेक्ट पड़ता है बेटा पूरे यूरोप पे पड़ता है, ठीक है ना। मतलब फ्रांस सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री है यूरोप में, इनका कहने मतलब ये है। तो आइए हम लोग समझते हैं बेटा अपने नोट्स से बेटा। आपने बेटा मैटरनिक को देखा है ना। और फिर इसके बाद अगर आप देखिए तो सबसे बड़ी जो चेंजेज हुआ बेटा वो होता है ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस को लेकर के। जो भी चेंजेस होते हैं मीन्स जो भी रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है फ्रांस के बाद कहीं ना कहीं ग्रीस भी कंट्री अफेक्ट हो जाती है रिवोल्यूशन से। वहाँ के लोग भी राजा के अगेंस्ट हो जाते हैं, क्रांति कर देते हैं। ग्रीक हैड बीन द पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। ओटोमन एम्पायर का पार्ट था ग्रीस। अब देखिए ओटोमन एम्पायर है क्या, आइए हम लोग मैप में एक बार देखते हैं इसको। स्टूडेंट्स अगर आप बेटा मैप में देखिए, आपकी बुक में ही मैप दिया गया है, ये है बेटा ओटोमन एम्पायर। अब इसका जो एरिया आप देख रहे हैं बेटा, ये जो ग्रीन कलर का एरिया है ये पूरा का पूरा ओटोमन एम्पायर का एरिया दिखा रहा है आपको, ठीक है ना। तो आप ही समझिएगा कि इतना बड़ा ओटोमन एम्पायर था और इस पर जो ओटोमन पर जिसका शासन था बेटा वो था तुर्की का शासन। तुर्की का जो एरिया था वो बेटा बहुत बड़ा नहीं था, बट उसने सभी देशों को अपने अंडर में लिया हुआ था, यहाँ तक ग्रीस भी उनके अंडर में था। तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ग्रीस की लोकेशन क्या है, आपने देख ही लिया बेटा। ये रोमानिया है, सर्बिया है बेटा, बुल्गारिया है ना, तो बहुत सारे कंट्रीज हैं। स्टूडेंट्स फाइनली द ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल 1832 में किया जाता है। इसका बेटा अगर हम हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं कुस्तुनतुनिया, ठीक है ना, कुस्तुनतुनिया बोलते हैं इसको। तो हालांकि आप हिंदी भी नाम जानते रहिएगा। तो कंस्टेंटिनोपल जो ट्रीटी थी बेटा उसकी वजह से मीन्स उसी ट्रीटी से ही ग्रीस इंडिपेंडेंस नेशन बनता है। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है बेटा कि इसके कई क्वेश्चन बन सकते हैं। इन विच ईयर द ट्रीटी वाज साइंड, कंस्टेंटाइनोपल ट्रीटी वाज साइंड बेटा, योर आंसर 1832। एंड बाय विच ट्रीटी द ग्रीस बिकेम ए इंडिपेंडेंस नेशन, योर आंसर द ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटाइनोपल। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग्स। देखिए होता क्या है कि किसी भी देश में जो स्टार्ट होता है स्ट्रगल बेटा वो कुल मिलाकर के एक मार काट से ही वहाँ पर क्रांति या आज़ादी नहीं मिलती है। उसके लिए हमें लोगों को जगाना पड़ता है और जगाने का जो सबसे बेस्ट मेथड होता है लोगों के अंदर देशभक्ति फूंकने की, जगाने की, वो होता है आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक।
आर्ट में कुछ ऐसा बनाना जिससे लोग देख करके अपने देश से जुड़ें, कुछ ऐसे वीर रस की कविताएँ बनाना जिससे लोग मर मिटने को तैयार हो जाएं देश के प्रति, है ना। स्टोरीज, मतलब आप अपने पूर्वजों के विषय में कुछ ऐसा बताओ जिनको सुन करके लोगों के मन में उत्साह जगे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत कुछ बलिदान कर दिया। म्यूजिक भी ऐसा कुछ, तो ये सब समझिए कि इसलिए किया जाता है जिससे लोगों को देशभक्ति से जोड़ा जा सके। नाउ स्टूडेंट्स, रोमांटिज्म अ कल्चरल मूवमेंट। आप ये समझ सकते हो कि कल्चरल मूवमेंट होता है बेटा जो लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करता है। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड द पोएट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रिलीजन एंड साइंस। अब देखिए यहाँ पर जो रोमांटिक जो पोएट थे बेटा, ठीक है ना, वो उन्होंने साइंस और तर्कवाद को विरोध किया। तर्कवाद मतलब होता है जैसे किसी चीज़ पर हम तर्क करते हैं कि क्या ये चीज़ सही है कि गलत है ना। साइंस पर हम बहुत विश्वास करते हैं, हम हर चीज़ को साइंस से दृष्टि से देखना चाहते हैं। तो उन्होंने उस चीज़ का विरोध किया और उन्होंने इमोशंस को, इंस्टीट्यूशन एंड मैथिकल फीलिंग्स में आप ये समझिए बेटा जैसे कि आपको परियों की कहानी सुनाई जाती है, तो ये मैथिकल होता है जिनको हमने देखा नहीं है बट एक रहस्य होते हैं जिनके विषय हमको सुनने को मिलता है, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों को लेकर के इन लोगों ने क्या किया कि लोगों के अंदर कुछ एक नया डेवलपमेंट किया। दे ट्राई टू क्रिएट अ सेंस ऑफ द शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज कॉमन कल्चर पास्ट एट द बेसिस ऑफ द नेशन। इन लोगों ने क्या किया बेटा कि देश को जोड़ने के लिए लोगों को पुरानी संस्कृति से जोड़ा, सबको एक बताया पूरे देश को, है ना, कि सब लोग एक ही हो, जितने भी लोग रहते हो, भले भले आपका कोई डिफरेंट एथनिक ग्रुप क्यों ना हो बट सब लोग एक ही हो। नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। और जो नेशनल की फीलिंग्स लोगों में जगाई गई बेटा बाय द म्यूजिक एंड द लैंग्वेज। अब हम लोग देखते हैं बेटा हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवोल्ट। देखिए होता क्या है बेटा कि जब क्रांति स्टार्ट हो जाती है 1813 में बेटा, तो उसकी वजह से होता क्यों है आपको पहले ही बताया जा चुका है कि कोई भी रिवोल्ट ऐसे नहीं होता है। जब जनता की नीड फुलफिल नहीं हो पाती है, जनता भूखों मरने लगती है, तब कहीं ना कहीं जाकर के ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो आप सबसे पहले देखिए बेटा हंगरशिप को, ठीक है ना। हम लोग देखेंगे हंगरशिप को कि हंगरशिप की कंडीशन क्या होती है। इस इमेज में आप देख सकते हैं बेटा किस तरीके से हंगरशिप को शो किया गया है कि नहीं। और यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं बेटा रिवोल्ट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे लोग सड़कों पे उतर जाते हैं, है ना, अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो वही हम लोग देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखिए कि होता क्या है कि 1830 तक बेटा जो पॉपुलेशन थी यूरोप की वो इंक्रीज हो गई, है ना। पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, और इधर कहीं ना कहीं बेटा उनकी जो क्रॉप्स थी वो भी फेल हो जा रही है, जिनकी वजह से फूड प्राइसेस बढ़ जा रहे हैं। अब बेटा कंडीशन ये हो गई कि दिन ब दिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया और नौकरी देने वालों की संख्या कम होती गई। मतलब नौकरी कम हो गई, भाई नौकरी तो वही थी, ठीक है ना, बट क्या हुआ कि लोग बेरोजगार होते चले गए और कहीं ना कहीं लोग इकोनॉमिक हार्डशिप से गुजरने लगे बेटा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई उस टाइम पर। अब सरकार इनके लिए रोजगार व्यवस्था कर नहीं पा रही थी, लोग भूखे मर रहे थे, तो कहीं ना कहीं फिर सड़कों पे आ गए और अपने किंग के खिलाफ उन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। अब हम लोग बेटा देखते हैं इन मोस्ट कंट्रीज वर द मोस्ट सीकर ऑफ द जॉब दैन द एम्प्लॉयमेंट। ये तो आपने देखा ही, पॉपुलेशन फ्रॉम द रूरल एरिया माइग्रेटेड टू द सिटी टू लाइव इन ओवर क्राउडेड स्लम। हुआ क्या कि गाँव से निकल करके बेटा वो गाँव में चूँकि रोजगार था नहीं, तो इनको लगा कि शहरों में रोजगार मिलेगा, तो ये लोग बेटा गाँव से निकल के शहरों में जाने लगे कि हमको कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में, कहीं किसी कंपनी में या कहीं किसी के हमको जॉब मिल जाएगी तो हम अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं। जैसे आज आप देखिए कोरोना का टाइम चल रहा है बेटा, बहुत से लोगों की जॉब जा चुकी है ना। और ये समझिए कि अगर कुछ दिन ऐसा रहा तो बहुत हम लोगों को झेलना पड़ जाएगा। फिर आगे क्या है कि फूड शॉर्टेज हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, पॉपुलेशन पेरिस की जो थी, जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी बेटा रोड पर आ गई, सड़कों पे आ गई। क्यों आ गई? उसने अपनी सरकार से डिमांड करने लगी कि आप हमारी नीड को फुलफिल कीजिए। और यही नहीं, नेशनल असेंबली ने क्या किया बेटा कि सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल अबव द 21 ईयर्स, इसको आपको ध्यान रखना है। जो नेशनल असेंबली थी फ्रांस की, उसने क्या किया कि 21 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं, मेल फीमेल नहीं बेटा, मेल लोगों को उसने राइट टू वोट का अधिकार दे दिया। और उनको क्या किया फिर बेटा, गारंटी राइट टू वर्क, इस्टेब्लिश फैक्ट्री एंड प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट। फिर क्या हुआ बेटा, कुछ सुधार करने की दिशा में काम हुए।
है ना। तो फिर कुछ वर्क किए गए, जैसे फैक्ट्रियाँ लगाई गई, अनएम्प्लॉयमेंट देने की शुरुआत की गई। अब बेटा हम लोग देते हैं इंसिडेंट ऑफ द सिलेसिया। बेटा ये है मैप में द किंगडम ऑफ टू सिसलेस। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके विषय में। देखो बेटा होता क्या है ना कि जो सिलेसिया था उसमें जो बीबर थे बेटा, तो वो लोग कॉन्ट्रैक्टर से अपना जुड़े थे। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता था बेटा कि उनके प्रोडक्ट को सस्ते में ख़रीदता था और ले जा कर के महंगे प्राइस में बेचता था और फिर उनको सस्ता रेट देता था। तो इससे क्या हुआ कि वो लोग परेशान हो गए। और यही नहीं बेटा, कॉन्ट्रैक्टर उनके ऊपर प्रतिबंध भी लगाए रहते थे कि आप किसी को बेच नहीं सकते हो, आपका जो प्रोडक्ट होगा केवल हम ही परचेज़ करेंगे। इससे वो लोग बेटा क्या किए, इसके अगेंस्ट आ गए। तो होता क्या बेटा, ऑन 4 जून 1845 एक लार्ज क्राउड बीबर्स की बेटा जो डिमांड करती है अपने हाई वेजेज को, मुझको हाई वेजेज मिलने चाहिए, ठीक है ना। तो बीबर्स को ये लोग हाई वेजेज नहीं देते हैं, उनको मजदूरी नहीं देते हैं। तो बीबर्स क्या करते हैं बेटा, उनके घरों पर अटैक कर देते हैं, उनके घरों का जो प्रोडक्ट रहता है उसको सब लूट लेते हैं बेटा, है ना। और तो जो कंट्रैक्टर होते हैं बेटा वो अपना मकान वकान छोड़ करके अपने नाइबरिंग विलेज में भाग जाते हैं और कुछ देर के लिए। तो होता क्या है बेटा कि बहुत ज़्यादा क्राउड ओवर हो जाती है, मारपीट होने लगता है, यहाँ तक कि आप यहाँ पर कंट्रैक्टर को मानो बेटा ज़मींदार, ठीक है ना। तो ज़मींदार वगैरह बेटा भाग करके दूसरे के घरों में जाकर अपनी जान बचाते हैं और फिर बीबर्स उनके घरों को लूट लेते हैं। अंत में बेटा मामला तब शांत होता है जब बेटा आर्मी आ जाती है और आर्मी के आने से, है ना, बहुत सारे बीबर्स मारे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि क्यों होता है। मेन बस यही था कि उनको उनका पूरा अधिकार नहीं मिल रहा था, उनका शोषण हो रहा था, किसका बेटा, बीबर्स का। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर ध्यान देंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। देखिए 1848 की बात है। द पुअर, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टार्विंग पीजेंट्स, वर्क एंड एजुकेटेड मिडिल क्लासेस लेड अ रिवोल्यूशन एंड डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड द नेशनल यूनिफिकेशन। देखिए बेटा जो भी लोग थे, बात हो रही है यहाँ पर बेटा जर्मनी की, वो सभी लोग चाहते थे कि जर्मनी में जो एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो और जो राजा हों उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाया जाए, मतलब उनके पास अनलिमिटेड पावर ना हो, जिससे हम लोगों को भी कुछ सुविधाएं मिलें। इनका साथ कौन दे रहे थे बेटा, जितने एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे और जो पुअर थे, अनएम्प्लॉयमेंट थे, सभी लोग चाह रहे थे कि जर्मनी में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो। तो बेटा होता क्या है कि जर्मनी में जब कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड की जाती है तो उसमें जो प्रशिया के किंग थे, देखो जर्मनी अभी तक यूनिफाइड हुआ नहीं था बेटा, तो वहाँ पर जो प्रशिया के किंग थे जिनका नाम था बेटा विल्हेम फोर्थ, है ना, फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, इनको वहाँ का हेड बनाया जाता है। और किस असेंबली बेटा, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का। देखिए यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं बेटा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, है ना। तो उस पार्लियामेंट में सब लोग इकट्ठा होते हैं, लगभग 831 इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होते हैं जो इस बात पर इकट्ठा होते हैं, चलिए हम लोग बैठ करके यहाँ पर बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन। और चूँकि ये समझा जा रहा था कि जो प्रशिया के किंग हैं विल्हेम फोर्थ बेटा, ये सपोर्ट करेंगे हम लोगों का बनाने में, लेकिन बट होता क्या है कि एट मेन टाइम पर वो बेटा रिजेक्ट कर देते हैं जनता की आवाज़ को और वो ज्वाइन कर लेते हैं मोनार्की को कि हम भी तो राजा हैं, हमारे ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो। तो ये क्या करते हैं बेटा, जनता की आवाज़ को मना कर देते हैं और स्वयं जाकर जुड़ जाते हैं बेटा किससे, मोनार्की से। तो आप बेटा यहाँ पर ये समझिए, देखिए ये है आपके सामने फिगर, ठीक है ना, और ये है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो इस तरीके से होता क्या बेटा कि जब वो फिर मिलिट्री आती है, क्योंकि जब प्रशिया की जो विल्हेम फोर्थ थे बेटा, इन्होंने जब राजाओं का साथ देना स्टार्ट कर दिया, जनता की आवाज़ को इग्नोर कर दिया, तो वहाँ पर विद्रोह हो जाता है। तो लगता है कि जान नहीं बचेगी, तो फिर वहाँ पर आर्मी बुलाई जाती है और आर्मी के बुलाने के बाद फिर वहाँ की कंडीशन को कंट्रोल में किया जाता है। वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन। फिर होता क्या है कि ये सब होने के बाद फिर महिलाओं ने भी सोचा कि हमको संघर्ष करना चाहिए अपने देश के लिए, तो उन्होंने खुद से एक पॉलिटिकल अपना एसोसिएशन बनाया, ठीक है ना, वो भी अपना आर्टिकल्स लिखती, न्यूज़पेपर में छपता। तो आप ये समझिए बेटा कि अभी तक आप जो देख रहे हैं वो केवल और केवल एक क्रांति का ही रूप देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से अपनी डिमांड को मांग रहे हैं। हर एक जगह जहाँ पर लोग सहते थे तहाँ पर विद्रोह कर चुके हैं आज। मोनार्क रियलाइज दैट द कंसेशन गिवन टू द liberal nationalist revolutionaries were essential to end the cycle of the revolution and repression। अंत में सभी राजाओं को, मोनार्क को ये लग गया कि अगर हम
जनता को कुछ रिलैक्सेशन नहीं देंगे, रेबलर्स को कुछ रिलैक्सेशन नहीं देंगे बेटा, तो बहुत ही मुश्किल है इस क्रांति को संभाल पाना। अतः उन्होंने कुछ जनता की बातों को माना, फिर जाकर के कहीं ना कहीं विद्रोह का अंत होता है। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का वीडियो बेटा बहुत ही पसंद आएगा। आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर किया बेटा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, बट आप लोग मान चलिए कि हम हर उस पॉइंट को कवर करते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना बेटा? सो प्लीज़ like my video and subscribe my channel. Thank you class, thank you students.